हेलो। देखो बालकों, कल आप पढ़ रहे थे CPU का दौर, और CPU के दौर में मैं आपको CPU क्या है, कौन कौन सी महासत्व के विकसित हुआ, CPU का कारण क्या था, ये सारी चीजें हमने चर्चा की। CPU के दौर का जो आपका ये प्रथम लेसन है, इसमें जो शुरुआती पॉइंट है, प्रथम पॉइंट जिसको कहते हैं, प्रथम पॉइंट में आप ये क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट है। मैंने आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में एक समुद्री द्वीप के देश तट से संयुक्त राज्य आपके अमेरिका इधर है, इस अमेरिका से लगते हुए जो आपकी उत्तरी अमेरिका रहता है, इस आपके दक्षिण अमेरिका रहता है, उत्तरी अमेरिका जो आपके और ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में समुद्र से लगता हुआ आपके ये क्यूबा है। आपके क्यूबा अमेरिका का जो आपके एक तटीय द्वीपीय देश है, जो अमेरिका के तट से लगता है। यहां पर होता क्या है, देखो आपने कि क्यूबा में CPU का जो दौर था, CPU के दौर में ये क्यूबा सोवियत संघ का ग्रुप का सदस्य था, सोवियत संघ के संगठन का सदस्य था, सोवियत संघ के समूह का सदस्य था, इन्हें सोवियत गुट का सदस्य था। तो यहाँ पर आपके व्यवस्था कौन सी थी, साम्यवादी, साम्यवादी व्यवस्था थी यहाँ पर। तो इस साम्यवादी व्यवस्था थी, यहाँ की जो सरकार थी वो भी साम्यवादी थी। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था। तो 1961 में आपके जो सोवियत नेता थे, कौन थे आपके, निकिता क्रुश्चेव जो आपके सोवियत संघ के नेता थे उस समय, और उन्होंने उनको शंका हुई कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर अधिकार कर लेगा, और क्यूबा पर अधिकार करके वहां की जो साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी सरकार का तख्तापलट कर सकता है। और इस प्रकार यहाँ जो आपके राष्ट्रपति है राष्ट्रपति जो फिदेल कास्ट्रो है, ये साम्यवादी था। फिदेल कास्ट्रो कौन था, साम्यवादी राष्ट्रपति था यहाँ क्यूबा का, साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था और सोवियत संघ में सम्मिलित था। तो सोवियत संघ को 1961 में चिंता हुई कि क्यूबा पर अमेरिका जो आपके आक्रमण कर सकता है, और आक्रमण करके और यहाँ की जो फिदेल की सरकार है, फिदेल की जो सरकार है, फिदेल कास्ट्रो का तख्तापलट कर सकता है। इस शंका को देखते हुए 1962 में आपके सोवियत संघ के नेता जो आपके निकिता क्रुश्चेव थे, उन्होंने जो क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने का अभियान शुरू कर दिया। यहाँ पर एक अपना सैनिक अड्डा बनाया, और सैनिक अड्डा बना करके यहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी। सोवियत संघ द्वारा मिसाइलें तैनात करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को 3 हफ्ते बाद में पता चला, कितने हफ्ते बाद में, 3 हफ्ते बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका को पता चला कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। क्योंकि ये मिसाइलें तैनात करने के बाद सोवियत संघ जो है यहां से अमेरिका के पहले की तुलना में 2 गुने महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकता था। अगर सोवियत संघ अपने क्षेत्र से अमेरिका पर आक्रमण करे तो
उसके बहुत ही कम हिस्सों पर वो आक्रमण कर सकता था। लेकिन क्यूबा जो आपके सोवियत संघ के नजदीक आ गया और इसके अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के नजदीक आ गया और संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा के नजदीक आने के कारण क्यूबा से वो क्या कर सकता था, यहाँ के महत्वपूर्ण जो सैन्य ठिकाने थे, महत्वपूर्ण नगर थे, वहां पर आसानी से जो है आपके हमला कर सकता था। कहने का मतलब पहले की तुलना में अमेरिका को के 2 गुना अधिक क्षेत्रों पर वो नुकसान पहुंचा सकता था। इस बात की जैसे ही अमेरिका को जानकारी हुई तो अमेरिका ने इसे गंभीरता से लिया। हालांकि अमेरिका युद्ध की स्थिति को टालना चाहता था, अमेरिका को भी भय था कि कहीं युद्ध न हो जाए, लेकिन अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति आपके जॉन एफ कैनेडी वो इन मिसाइलों को उठाना भी चाहते थे। तो आपके जॉन एफ कैनेडी और उसके सलाहकारों ने युद्ध रोकने और मिसाइलों को उठाने की पर विचार किया और 1962 में ही जो आपके 3 हफ्ते बाद में कैनेडी ने अपने जहाजी बेड़ों को आदेश दिया कि वो सोवियत संघ से आने वाले जहाजी बेड़ों का रास्ता रोके। इस स्थिति में दुनिया के सभी लोगों को, संपूर्ण दुनिया को युद्ध का खतरा सता रहा था और दुनिया भयभीत थी कि अब संघर्ष होकर के रहेगा। यानी संघर्ष की पूरी शंका जो है दुनिया को हो चुकी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो जहाजी बेड़े थे उन्होंने सोवियत संघ के जहाजी बेड़ों का रास्ता रोका। रास्ता रोकने पर जाके सोवियत संघ ने भी समझदारी का कार्य किया। उसने युद्ध को टालने की जो है ठानी और युद्ध को टालने की ठानने के कारण उसे या तो अपने जो जहाजी बेड़े थे उनको वापस घुमा लिया या उनका रास्ता जो है बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि जो है आपके युद्ध टल गया और दुनिया ने जो आपके चैन की सांस ली। अब वर्तमान में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो है आपके जॉन एफ कैनेडी थे। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जोसेफ बाइडेन है। बाइडेन जोसेफ बाइडेन जो वर्तमान के अमेरिका के राष्ट्रपति है। और रूस में जो आपके उस समय नेता थे आपके निकिता क्रुश्चेव। तो रूसी नेता जो आपके निकिता क्रुश्चेव के वर्तमान में जो उनके बारे में पूछा है वर्तमान में कौन है रूस का नेता? तो रूस का नेता है राष्ट्रपति जो आपके व्लादिमीर पुतिन जो आपके उसके नेता है। किसके? रूस के वर्तमान में जो 2012 में राष्ट्रपति बने थे यहाँ पर वही वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो ये जो आपके सोवियत संघ द्वारा तैनात के क्यूबा में मिसाइलें तैनात करना, अमेरिका को जैसे ही मिसाइलों का पता चलता है अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ों को जो है सोवियत संघ के जहाजी बेड़ों का रास्ता रोकने के लिए भेजना और सोवियत संघ द्वारा जो आपके अपने जहाजी बेड़ों का रास्ता घुमाना या उनको वापस सोवियत संघ की ओर मोड़ना। ये जो घटनाएं थी ये आपके शीत युद्ध का चरम बिंदु थी और इसी घटना को जो आपके क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट है जो इसी स्थिति को प्रकट करता था कि अब युद्ध होकर के ही रहेगा, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। और इसी युद्ध की शंका से, इसी युद्ध के संकट से दुनिया बेचैन थी। और जब सोवियत संघ ने अपने जहाजी बेड़ों को वापस घुमा लिया, वापस मोड़ दिया, तो युद्ध टल गया और युद्ध टलते ही दुनिया ने चैन की सांसें ली। और क्योंकि दोनों पक्ष युद्ध को टालना चाहते थे, दोनों पक्षों को पता था कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों ही पक्षों के पास में आणविक अस्त्र शस्त्र है और आणविक अस्त्र शस्त्रों से वो तबाह हो जाएंगे। तीसरी दुनिया ने जो आपके तीसरा विश्व युद्ध था उसे के टलने से दुनिया में चैन की सांस आई।
दुनिया जो अपने आप में ये महसूस करने लगी कि जो महत्वपूर्ण खतरा था वो अब टल गया है। तो इसे ही क्यूबा संकट कहा जाता है। अब देखो आपके क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु मैंने बता दिया था कि अंतिम बिंदु था, चरम बिंदु, इसको अंतिम बिंदु कहते हैं। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पूर्ण स्थिति जब तो युद्ध होगा ही। ये स्थिति आपके क्यूबा मिसाइल संकट के समय उत्पन्न हो गई थी। हालांकि इसके अलावा भी कई बार जो है शीत युद्ध के दौर में 1945 से लेकर के 1991 तक कई बार जो आपके दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई, युद्ध होने की शंका बनी, लेकिन इस प्रकार की स्थिति जो आपके पहली बार बनी थी और ये स्थिति अनगिनत थी क्यूबा मिसाइल वाली, जिसमें दोनों महाशक्तियां बिल्कुल आमने सामने थी और युद्ध होने की पूर्ण संभावना बन गई थी। इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध काल का या शीत युद्ध के दौर का चरम बिंदु कहा जाता है। देखो आपके शीत युद्ध आपके सोवियत संघ, मैंने बताया था सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी जो देश थे उनके बीच में था। सोवियत संघ और इधर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका पश्चिमी युद्ध, और इधर आपका पूर्वी युद्ध बताया था मैंने आपके। इन दोनों युद्धों के बीच में जो आपके शीत युद्ध था। अब इस युद्ध में मैंने ये बताया था कि इधर जो आपके पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो आपके इसमें सम्मिलित थे, इसमें अमेरिकी युद्ध में, पश्चिमी यूरोप में, और इसी को पश्चिमी यूरोप के देशों के समूह को ही जो आपके पश्चिमी युद्ध कहा जाता है। केवल इस पश्चिमी यूरोप के देशों का ये नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका को, मैंने बताया था। इधर पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप के देश जो है वो आपके, ये भी बताया था मैं आपके पूर्वी युद्ध में थे। तो यहाँ पर जो ये शीत युद्ध चला, ये एक मुख्य रूप से आपके यूरोप ही इसका अखड़ा बना, यूरोप ही इसका अखड़ा बना और यूरोप के ही देशों का एक तरह से प्रमुख युद्ध था। हालांकि इधर अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था, इधर आपके सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था। अब बात आती है यहाँ पर कि इनके जो साथी देश थे उनके बीच में भी जो है प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रही। किनके में? इधर आपके सोवियत संघ के और इधर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो साथी देश थे उनमें भी आपस में तनातनी बनी रही। जैसे आपके पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी की तनातनी बनी रही। फ्रांस है, इधर जो आपके सोवियत संघ के जो देश थे उनके बीच में जो आपकी तनातनी बनी रही और कई बार जो आपके ऐसे स्थितियां उत्पन्न हुई जिनमें आप युद्ध होगा। हालांकि ये युद्ध इन्हें सहयोगी देशों के बीच में हुआ, केवल ये जो नेता थे वो तो इनको क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, धन उपलब्ध कराना है, हथियार उपलब्ध कराना है, ये कर रहे थे। और ऐसे जो आपके अवसर अनेक बार आए जिनके कारण ऐसा लगा कि युद्ध होकर के रहेगा। हालांकि तीसरा विश्व युद्ध है वो रक्त रंजित नहीं हुआ। रक्त रंजित ये कि आपके यहाँ पर दोनों महाशक्तियों ने आमने सामने युद्ध नहीं किया और जिस प्रकार की आपके प्रथम विश्व हुआ था, द्वितीय विश्व हुआ था, वैसे युद्ध जो है आपके यहाँ पर महाशक्तियों ने नहीं किया। ये रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों महाशक्तियां जो है आपके अपने जो साथी देश थे उन साथी देशों के साथ गुट बनाने में, हथियारों का निर्माण करने में, हथियारों की होड़ में, इस प्रतिद्वंदिता में जो है आपके लगे। हालांकि छोटे देश भी जो है आपके महाशक्तियों के लिए मददगार थे और महाशक्तियों को उनसे लाभ था, इसलिए महाशक्तियां छोटे देशों को भी अपने साथ सम्मिलित करना चाहती थी। और इसी कारण उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे नव स्वतंत्र देश हुए उनको अपने गुटों में मिलाने की उन्हें होड़ लगी रही। शीत युद्ध सिर्फ जो है आपके देखा जाए, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो आपके शीत युद्ध के दौरान उन गुटों के जो देश थे आपसी उनमें भी जो आपके संघर्ष रहा, तनाव रहा, वैमनस्य बना रहा, प्रतिद्वंदिता बनी रही। तो इस आधार पर शीत युद्ध का दौर जो है वो आपके एक तरह से जोर आजमाइश का, सैनिक गठबंधन करने का या फिर शक्ति संतुलन का ही दौर नहीं था, बल्कि ये एक विचारधारा का दौर भी था, एक विचारधारा का दौर भी था, जिसमें एक विचारधारा की लड़ाई इस बात के आधार पर थी,
एक विचारधारा की लड़ाई इस बात के आधार पर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो जीवन है इस जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। या तो पूंजीवाद या फिर साम्यवाद, साम्यवादी विचार या साम्यवाद, इन दोनों में से कौन सा जो है सबसे अच्छा तरीका है, इस बात को तय करना भी जो है एक तरह से आपके सीट पर था। यानी एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद की विचारधाराओं का संघर्ष भी था। ये जो आजमाइश सैनिक गठबंधन है और शक्ति संतुलन के साथ साथ सीट क्या था, दो विचारधाराओं का संघर्ष भी था, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद में से कौन सी विचारधारा पूरे विश्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत है, ये भी इसके द्वारा तय होना था। पश्चिमी जो गठबंधन था उसका अगुवा मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका था और पूर्वी गठबंधन का अगुवा जो आपके सोवियत संघ था। इस गुट की प्रतिबद्धता जो आपके सोवियत संघ में जो आपकी क्या था, समाजवादी व्यवस्था थी और साम्यवाद का समर्थन था। साम्यवाद क्या है, आपके साम्यवाद समाजवाद के साथ की व्यवस्था थी, शासन की व्यवस्था है वो समाजवादी थी, विचारधारा साम्यवादी थी। समाजवाद का मतलब है उत्पादन और वितरण के साधन यहाँ जो है राज्य के नियंत्रण में थे, खेती है, भूमि है, उद्योग है, वो सारे राज्य के नियंत्रण में थे। और उधर जो आपके लोकतंत्र था, लोकतंत्र था और लोकतंत्र के साथ साथ जो आपके पूंजीवादी व्यवस्था थी, जिसका आपके नेता था या मुखिया था संयुक्त राज्य अमेरिका, और इधर जो आपके समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। देखो आपके इधर जो आपके पश्चिमी इसको पश्चिमी गुट कहेंगे, पूंजीवादी गुट को पश्चिमी गुट कहते हैं, मैंने बताया था। और ये आपके प्रथम दुनिया है। दूसरा जो आपके इसको हमें साम्यवादी गुट भी कहते हैं, साम्यवादी गुट भी कहते हैं। और सोवियत संघ जो है आपके संघ इसका नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा देखो इसको साम्यवादी गुट भी कहते हैं और इसको पूर्वी गुट भी कहते हैं और आपके जो है समाजवादी विचारधारा का समर्थक और दूसरी दुनिया भी कहते हैं। तीन बातें आगे इसके अंदर सोवियत संघ नेतृत्व कर रहा था, साम्यवादी विचारधारा वाला था, पूर्वी गुट है और एक दूसरी दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है। तो ये था आपके यहाँ पर क्यूबा मिसाइल संकट है, जो आपके सी का चरम बिंदु था, अंतिम बिंदु था। आप ये कह सकते हैं 1961 में जो आपके अप्रैल में सोवियत संघ के नेता जो आपके निकिता क्रुश्चेव था, उन्होंने जो आपके क्यूबा में मिसाइल तैनात करने और अपना सैनिक अड्डे बनाने की सोची, ताकि अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पर जो है यहाँ से नियंत्रण किया जा सके, आक्रमण करने पर अधिकांश जो क्षेत्र है उसके अधिकार में आ सके। इस बात की जब यहाँ पर मिसाइलें तैनात हुई तो इसकी बात की जानकारी जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनको जो आपके 3 हफ्ते बाद मिली। कैनेडी और उसके जो सलाहकार थे वो इन मिसाइलों से चिंतित भी थे और युद्ध को रोकना भी चाहते थे और साथ साथ में इन मिसाइलों के प्रति गंभीर भी थे। इसलिए कैनेडी ने जो आपके अपने जहाजी बेड़ों को सोवियत संघ के जहाजी बेड़ों का रास्ता रोकने का आदेश दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के जहाजी बेड़े हैं, संयुक्त राज्य सोवियत संघ के जहाजी बेड़ों के रास्ते में आ गए, उन्होंने रास्ता रोका। ये रास्ता रुकवा करके आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मुख्य संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति कैनेडी था वो ये इस घटना के प्रति अपनी गंभीरता को सोवियत संघ के सामने प्रकट करना चाहता था। सोवियत संघ में भी अपने जो जहाजी बेड़े थे, जब अमेरिकी जहाजी बेड़ों ने उनका रास्ता रोक दिया तो उसने
अपने जहाजी दलों को वापस घूमने या रास्ता बदलने का निर्देश दे दिया। परिणाम जो आपके जो संकट था वो टल गया। इसी को जो आपके क्यूबा संकट कहा जाता है। अब बात आती है आपके एक इसके बाद में आता है आपके अप्रोच। जो कल मैं आपको शीत के अर्थ के साथ साथ बता रहा था कि जो अप्रोच का सिद्धांत है वो क्या होता है। अप्रोच यानी रोग और संक्रमण का सिद्धांत का अप्रोच का तरक क्या है। देखो विचारकों का मानना है कि जब दो महाशक्तियां जैसे आपके एक तो होती आपके अमेरिका और दूसरा आपके सोवियत संघ, ये दो महाशक्तियां हैं। ऐसे ही दुनिया की कोई भी दो महाशक्तियां हो या कोई दो बड़े देश हो, है या दो देश कोई भी हो, वो अगर ये देखते हैं कि उन दोनों के पास में बड़ी मात्रा में हथियार है, बड़े आणविक अस्त्र शस्त्र है, और फिर उनमें दोनों में अगर संघर्ष की स्थिति है तो वो दोनों ही संघर्षरत रहेंगे, लेकिन युद्ध को टालने की कोशिश करेंगे, आपस में युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? दोनों में रक्त रंजित युद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों महाशक्तियां या दोनों देश ये जानते हैं कि उनके पास में जो हथियार है वो हथियार दूसरे देश को हराने में काफी है, वो हरा सकता है, लेकिन युद्ध होने के बाद में दोनों में से विजयी कौन हुआ इसका निर्धारण निश्चित नहीं होगा। इसका निर्धारण संभव नहीं है कि कौन विजेता रहा। यह तय करना क्या हो जाएगा, आपके असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सोवियत संघ जैसे अमेरिका और सोवियत संघ में ये दोनों महाशक्तियां थी, दोनों के पास में बड़ी मात्रा में आणविक हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, तो ऐसी स्थिति में दोनों में ही खूनी संघर्ष नहीं हुआ। कब? शीत युद्ध के दौर में खूनी संघर्ष नहीं हुआ, रक्त रंजित संघर्ष नहीं हुआ, रक्त रंजित युद्ध जो है वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका ने देखा कि सोवियत संघ के पास में भी बड़ी मात्रा में हथियार है, अगर हम सोवियत संघ पर आक्रमण करेंगे और हो सकता है इसके हथियारों को जो है कम करने की या नष्ट करने का प्रयास करें, इसको सोवियत संघ को बर्बाद करने का प्रयास करें, तो इसको बर्बाद करने के बावजूद भी इसके पास इतने अस्त्र शस्त्र तो बच ही जाएंगे जो हमारे को भी अमेरिका को भी बर्बाद कर सकते हैं। सोवियत संघ ने भी देखा है कि हम अमेरिका के आणविक अस्त्र शस्त्रों पर आक्रमण करेंगे, उनका विनाश करेंगे, लेकिन ये सब विनाश होने के बावजूद भी अमेरिका के पास में इतने अस्त्र शस्त्र रह जाएंगे कि वो सोवियत संघ को बर्बाद कर सकता है। तो ये दोनों देशों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो ये सोच थी, इसी को जो है आपके अप्रोच का तर्क कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अप्रोच का तर्क। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर शक्ति जो आपकी इतनी क्षमता से या इतनी बड़ी हानि पहुंचाने की क्षमता होती है कि कोई भी युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। जब दोनों पक्षों के पास में एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है, तो इस स्थिति को अवरोध कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अवरोध कहा जाता है। तो यही क्या करती है? युद्ध को रोकती है और दोनों की शक्ति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। और ये स्थिति आपके शीतकाल के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में रही, जिसके कारण जो आपके दोनों देशों के बीच में जो आपके रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। हालांकि संघर्ष चला, युद्ध नहीं हुआ। हालांकि अवरोध ने जो आपके प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक पाया। अवरोध युद्ध को रोकने में तो सफल रहा दोनों के बीच में, लेकिन प्रतिद्वंद्विता ने जो होड़ की हथियारों की उस होड़ को रोकने में ये सफल नहीं हुआ। देखो शीत युद्ध की जो प्रमुख विशेषता है, उस विशेषता में एक सैन्य व्यवस्था भी है। सैन्य विशेषता ये कि दोनों ही महाशक्तियां अपने गुटों की शक्ति के बल पर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। इससे अमेरिका भी जो है नए देशों को अपने गुट में मिलाना चाहता था और
यहाँ पर है इन गुटों के आधार पर गुटों की संख्या या सदस्यता के आधार पर दोनों की शक्ति का आंकलन, प्रभाव का आंकलन होता था। यानी जिस समूह के पास में, जिस महाशक्ति के पास में ज्यादा सदस्य देश है वो ज्यादा प्रभावशाली है, जिसके पास में कम सदस्य देश है वो कम प्रभावशाली है। इस कारण दोनों ही महाशक्तियां क्या कर रही थी, दूसरे नए देशों को अपने में सम्मिलित करने का पुरजोर प्रयास कर रही थी और दोनों का अपना अपना तरीका था। जो देश आसानी से सम्मिलित नहीं होते थे उन देशों पर जाके जोर आजमाइश भी की जाती थी, जोर आजमाइश भी की जाती थी और जोर आजमाइश का प्रयास करके भी उनको क्या किया जाता था, जो है इसमें अपने ग्रुप में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता था। यह था आपके अप्रोच का सिद्धांत, अप्रोच का तरह कह सकते हैं, अप्रोच का सिद्धांत कह सकते हैं। फिर इसके बाद में है आपके द्विध्रुवीय विश्व। यहां पर देखो आपके दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ है, यानी विश्व का दो ध्रुवों में बढ़ना, दो महाशक्ति में बढ़ना, यह आपके शीत युग के दौर की बात है। शीत के दौर में ही तो आपके दो गुट थे, वो एक तरह से दो ध्रुव थे, एक आपकी पश्चिमी ध्रुव और एक पूर्वी ध्रुव है। यानी शक्ति इधर भी थी और शक्ति इधर भी थी। तो ये दो ध्रुवीय व्यवस्था जो है आपके कब बनी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से लेकर के 1945 से 1991 तक तो शीत युद्ध चला। और शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीय व्यवस्था बनी हुई थी, विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक आपके पश्चिमी गुट था और दूसरा पूर्वी गुट था, जो आपको मैं बता चुका है। और ये बात आपके बार बार जो है इस लेसन में चलती रहेगी। इस लेसन में क्या ज्यादा किताब के अंदर के कुछ लेसन ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर जो आपके शीत युद्ध के बारे में ही चर्चाएं होगी। बार बार हमारे पास में शीत युद्ध, आपके गुट है, आपके पश्चिमी गुट है, पूर्वी गुट है, आपके पूंजीवाद है, साम्यवाद, इनकी चीज के बारे में ये चर्चा होती रहेगी शीत युद्ध को लेकर के। तो यहाँ पर जो आपके शीत युद्ध के काल में ही दुनिया दो गुटों में बनी हुई थी और दो गुटों में बनने का मतलब यह शक्ति तो संसार की थी, चाहे आर्थिक शक्ति हो चाहे राजनीतिक शक्ति हो, ये दो भागों में बटी हुई थी। एक आपके पश्चिमी भाग, इसका नेतृत्व सोवियत वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, और एक पूर्वी भाग जिसका जो आपके नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो इस प्रकार दोनों भागों में बटी हुई थी और परस्पर जो विरोधी गुट थे वो अपेक्षा करते जो छोटे देश है उन छोटे देशों को अपने साथ लेना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। छोटे देशों को अपने साथ में ये महाशक्तियां जोड़ना चाहती थी। अब देखो आपके छोटे देश महाशक्तियों के साथ जुड़ रहे थे। छोटे देश भी जुड़ा के महाशक्तियां भी हालांकि छोटे देशों को जोड़ना चाहती थी। मैंने अभी बताया था आपके इसी पीरियड में अभी बार कि भाई छोटे देशों को ये महाशक्तियां हैं वो अपने में मिला करके अपने ग्रुप की शक्ति को और अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो ऐसे छोटे देशों को मिला थे, लेकिन छोटे देश क्यों मिल रहे थे, छोटे देशों को भी फायदा था। तो आपके कुछ कारण थे जिनके कारण छोटे देश जो आपके महाशक्तियों में मिलना चाहते थे, क्योंकि छोटे देशों के पास जो पड़ोसी देश है उनकी वो प्रतिद्वंदी थे। जैसे भारत और पाकिस्तान है, हालांकि भारत धर्मनिरपेक्ष था, पाकिस्तान आपके पूंजीवाद का समर्थन था, अमेरिकी ग्रुप में मिला हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान की बात तो यहाँ पर भी युद्ध की स्थिति हुई तो पाकिस्तान ने देखा कि अमेरिका से सहयोग लिया जाए और बाहर से बचा जाए, तो वो उसमें सम्मिलित हो गया मुद्दे में। तो इस प्रकार ये छोटे देश क्या करते थे, एक तो अपने नजदीकी जो पड़ोसी देश थे उन पड़ोसी देशों से सुरक्षा का वादा मिल जाता था। तो एक तो छोटे देशों को क्या होता था आपके तो सुरक्षा का वादा मिल जाता है। क्या जवाब दिए किनसे, महाशक्तियों से। अमेरिका है, अमेरिका के में मिल गया तो अमेरिका जो आपके अपने छोटे देश को के साथ वादा करता है कि आपके जो पड़ोसी देश है उनसे हम सुरक्षा करेंगे। तो एक तो सुरक्षा का वादा मिल जाता, दूसरी बात जो है उनको हथियार मिल जाते थे, महाशक्तियों से हथियार मिल जाते थे। और तीसरी बात जो आपके हथियारों के साथ साथ जो आपके उनमें आर्थिक सहायता मिल जाती थी, आर्थिक सहायता मिल जाती थी।
यानी महाशक्तियां इन छोटे देशों को अपने में मिलाए रखने के लिए उनके साथ में शिक्षा का वादा भी करती थी, हथियार भी देती थी और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती थी। इस प्रकार छोटे देशों के लिए भी जो है इन गुटों में मिलना फायदे का सौदा था। हालांकि महाशक्तियां भी छोटे देशों को अपने में मिलाने से पहले लाभ हानि का जो गणित है उसको देखती थी कि लाभ होगा या हानि होगी इस देश को मिलाने से, और अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए देशों को क्या कर रही थी, महाशक्तियां अपने गुट में मिला रही थी। लेकिन छोटे देशों को भी जो है अपने फायदा था। उनको शंका थी कि पड़ोसी देश उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी संप्रभुता को क्षति पहुंचाएगा, इसलिए महाशक्तियां उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा का वादा करती थी। तो इस वजह से वो दूसरी बात महाशक्तियों से इन छोटे देशों को हथियार मिल जाते थे अपनी शिक्षा के लिए। तीसरी बात, इन छोटे देशों को जो है, क्योंकि ये जो भी सब देश स्वतंत्र हुए थे, गरीब थे, इन छोटे देशों को अपना विकास करने के लिए आर्थिक सहायता मिले जाते थे। इससे छोटे देश जो आपकी महाशक्तियों के साथ मिले हुए थे। तो ये आपके जो है दुनिया इस प्रकार दो गुटों में बट गई थी, जिनमें से मैंने अभी बताया था आपको एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। अब देखो इसके साथ साथ में आपकी गुटबाजी और भी आगे चलती है। सैनिक संगठन बनते हैं, सैनिक संगठन बनते हैं। क्या बनते हैं? सैनिक संगठन बनते हैं। गुटबाजी के कारण सैनिक संगठन बनते हैं। जिनको हम सैनिक संधियां भी कहते हैं। सैनिक संधियां भी कहते हैं। ये सैनिक संधियां होती है। सबसे पहले देखो आपके पश्चिमी गठबंधन ने, पश्चिमी गुट ने अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में एक सैनिक गठबंधन बनाया। यूरोप के, जो पश्चिमी यूरोप था, उस पश्चिमी यूरोप के 12 देशों के साथ एक समझौता किया और समझौता करके इन्होंने एक आपके सैनिक गठबंधन बनाया, जिसे जो आपके उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। संधि संगठन अर्थात नाटो, क्या कहा जाता है? नाटो कहा जाता है। ये नाटो बनाया। इसमें आपके पश्चिमी यूरोप के अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप के कितने देश थे आपके? पश्चिमी यूरोप के 12 देश जो है इसके सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12 देश इसके सदस्य थे। 12 देश इसके सदस्य थे आपके। इसके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के, जो जिसको नाटो के नाम से कहा जाता है या जाना जाता है। कब हुआ था ये सैनिक संगठन? कब बना था? 1949 में। कौन से गुट का था ये? पश्चिमी गुट का। यानी अमेरिका द्वारा अपने जो भूभाग थे, अपने जो सदस्य देश थे, उनकी शिक्षा के लिए को निश्चित करने के लिए एक लिखित दस्तावेज पर जो आपके हस्ताक्षर किए गए 12 देशों ने मिलकर के ये समझौता किया कि पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश पर अगर आक्रमण होता है तो ये आक्रमण सभी देशों पर माना जाएगा। इस गुट के सभी सदस्य देश ये मानेंगे कि आक्रमण हम पर हुआ है और इस प्रकार सभी देश क्या करेंगे? उस आक्रमण का मिलकर के मुकाबला करेंगे। ऐसा जो आपके पूर्वी गुट से बचने के लिए पश्चिमी गुट के देशों ने ऐसा समझौता किया। इसके साथ ही जो आपके नाटो के खिलाफ आपके पूर्वी गुट था, ये तो किसका है? आपके पश्चिमी गुट का ही, अमेरिका गुट का। ये तो गुट का समझौता है। इधर सोवियत संघ में भी, सोवियत संघ में भी जो आपके वार्सा पैक्ट संधि, वार्सा संधि की कब है? 1955 में। इसका कार्य क्या था? काम था वार्सा संधि का। इसका काम था नाटो का सामना करना, नाटो का सामना करना या नाटो से निपटना।
नाटो का मुकाबला करना, नाटो का सामना करना या नाटो का मुकाबला करना, ये कार्य था। इस प्रकार ये दो जो है आपके सैनिक संगठन बने, सैनिक गुट बने। इसके बाद में आपके अमेरिका ने क्या किया, जब वार्ता संधि पैकेट बना तो अमेरिका ने अपने जो ध्यान है अपना वो एशिया की ओर दिया। इधर दिया एशिया महाद्वीप के देशों की ओर दिया। एशिया महाद्वीप के आपके दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ में आपके संधि की, जिसे आपके क्या कहा जाता है, निष्क्रिय अमेरिकी की। इसने क्या किया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, इसकी स्थापना की। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में इसी प्रकार की एक सैनिक संधि थी, है ना, जिसे जो आपके क्या कहा जाता है, आपके सीटों के नाम से जाना जाता है। सीटों के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ जो है उसने एक अन्य सैनिक संधि भी की जो आपके केंद्रीय एशिया के देशों से थी। ये सैनिक संधि की गई आपके 1954 में। 1954 में एक सैनिक संधि जो आपके केंद्रीय शक्तियों के साथ है, केंद्रीय संधि संगठन, संगठन बना जो आपके अमेरिका के नेतृत्व में था, जिसे आपके सेंटो के नाम जानते हैं, सेंटो। इस सैनिक संधि की स्थापना या सैनिक संधि जो आपके 1955 में हुई। इस प्रकार ये जो आपके सैनिक गठबंधन बने और जो आपके विश्व है प्रमुख रूप से मुख्य रूप से दो ग्रुप में विभाजित हो गया, दो ग्रुप में विभाजित हो गया। इस लेसन को आपको तैयार करना है और इनके जो नोट्स बनेंगे वो नोट्स में आपको और बता दूंगा। इनको आपको पढ़ना है, ये संधियां है याद करना है, इनकी फुल फॉर्म जो है आपके संधियों की वो भी आपको याद करनी है। आज के लिए इतना ही काफी है।